अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। रोड्स पर चलती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जाती है, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ऑन करता है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक, हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे इंडिया में छोटी बड़ी 200 से ज्यादा कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं यहाँ। अब आपको लगता होगा कि यह सब सक्सेस रतन टाटा की हिम्मत और दृष्टि से आई है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो एम्पायर जो आज हम जरूर है, इसकी कामयाबी की कड़ियां 200 साल पीछे जाकर मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को बनाया एक ग्लोबल पावर हाउस। ज्ञान बे इन्फो में एक बार फिर से स्वागत दोस्तों। टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स 200 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, जबकि 100 से ज्यादा कंट्रीज में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस खुद मैनेज करता है। 2024 के एस्टिमेट्स के हिसाब से टाटा ग्रुप का कैपिटल $410 बिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में 43,500 अरब रुपीज है। 35 से ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में अपने पैर जमाए बैठा है। कामयाबी के इस सफर का आगाज रतन टाटा के दादा नहीं बल्कि परदादा जमशेद जी टाटा ने आज से 155 साल पहले सिर्फ 22,000 रुपए से किया था। जमशेद जी अपने फादर के साथ कॉटन की ट्रेडिंग का काम करते थे। जब वो 27 साल के थे तब उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। जो कॉटन वह बेचते थे वह ज्यादातर एक्सपोर्ट होती थी और उसमें से कुछ टेक्सटाइल मिल्स खरीदकर कपड़े की सूरत में बेचती थी। इस तरह जमशेद जी को आइडिया आया कि कॉटन सेल करने के साथ साथ वह एक टेक्सटाइल मिल भी लगा ले, लेकिन मिल लगाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इतने पैसे एक नए बिजनेस में लगाना काफी रिस्की था। उस वक्त चिंचपोकली में एक ओनाइल मिल काफी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट हो गई। तो उन्होंने सस्ते दामों वो ओनाइल मिल खरीदी और उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाने लगे। उस मिल को अलेक्जेंड्रा का नाम दिया गया। 2 सालों के बाद उन्होंने वह मिल जो नुकसान में जा रही थी उसको प्रॉफिट में बेचा और एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने पैसे जमा कर लिए। उस वक्त बॉम्बे कॉटन की मार्केट का गढ़ था, जिसको कॉटन ऑन पोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जमशेद जी का रिश्ता खुद भी बम्बे से ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नई कॉटन मिल बम्बे से 870 किलोमीटर दूर नागपुर में एस्टेब्लिश की। इस नई मिल को एम्प्रेस मिल का नाम दिया गया, जिस पर बम्बे के लोगों ने उनको कॉटन की मार्केट से इतना दूर मिल बनाने पर बहुत ताने भी दिए। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि जब बम्बे कॉटन की मार्केट का हब है तो जमशेद जी ने नागपुर में मिल क्यों एस्टेब्लिश की। पर वक्त ने साबित किया कि जमशेद जी का यह फैसला बहुत अच्छा था। पहला यह कि रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन की फसलें ज्यादातर नागपुर के करीब होती थीं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की सप्लाई का इनको कोई मसला नहीं होता था। दूसरा रीजन था वाटर सप्लाई। कॉटन को कपड़ा बनाने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारा पानी चाहिए होता है और नागपुर के पास कई रिवर्स और लेक्स हैं, जिनकी वजह से पानी की सप्लाई का भी मसला नहीं था। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है और अपना यही मिशन लिए वह कोशिश करते गए। उन्होंने ज्यादातर कंपनीज लगाना शुरू कर दी। उस वक्त सिल्क बहुत प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था और उसमें सबसे ए क्लास सिल्क फ्रांस से इंपोर्ट होता था। फ्रेंच सिल्क वर्म पूरी दुनिया में बेहतरीन सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते थे। जमशेद जी फ्रांस गए और वहां से फ्रेंच सिल्क वर्म की ब्रीड इंडिया में लेकर आए, लेकिन मसला था कि यह सिल्क वर्म सिर्फ यूरोप के क्लाइमेट में ही अच्छी प्रोडक्शन देने की काबिलियत रखते थे। इंडिया में उनका सरवाइव करना काफी मुश्किल था, लिहाजा उन्होंने बेंगलोर में एक सिल्क फर्म एस्टेब्लिश किया, जहां का क्लाइमेट इस खास सिल्क वर्म के लिए काफी बेहतर तो था लेकिन परफेक्ट नहीं था। शुरुआत में उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसा कि फ्रेंच सिल्क वर्म में अक्सर बीमारियां फूट पड़ती थीं। इन मसलों को फिक्स करने के लिए पहली बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिल्क वर्म की फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी जमशेद जी टाटा ही लेकर आए। खुशकिस्मती से यह एक्सपेरिमेंट काम कर गया और इस तरह जमशेद जी ने टाटा सिल्क की सूरत में इंडिया को बेहतरीन सिल्क बनाने के काबिल बना दिया। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक है और यह सब उन पहले एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस और रिसर्च की वजह से मुमकिन हो पाया है। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। जमशेद जी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया और 1887 में पौंडीचेरी में एक कंपनी बनाई
जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल्स को फ्रेंच कॉलोनी के बीच इंट्रोड्यूस कराना था। लेकिन यह आइडिया कम डिमांड की वजह से कामयाब नहीं हुआ। कॉटन के अलावा वह अपना नेटवर्क और भी बढ़ाना चाहते थे। वह चाहते थे कि इंडिया में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो पूरी तरह इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। उनके टोटल 3 ख्वाब थे, आयरन और स्टील की, मैन्युफैक्चरिंग, होटल एजुकेशन पर। सिर्फ होटल ही वह ऐसा सपना था जिसको वह पूरा होते देख पाए, और यह था द ताजमहल होटल, जो 1904 में कंप्लीट हुआ था। जब ताजमहल होटल पहली बार खोला गया तो ये इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। इसके अलावा अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स और टर्किश बाथ भी इसमें इंस्टॉल किए गए। शुरुआत में ताजमहल होटल के रूम्स का रेंट सिर्फ 12 रुपए हुआ करता था, जिसमें अटैच बाथरूम भी शामिल था। ताजमहल होटल खोलने के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार जमशेद जी को बंबई के मशहूर वॉटसन्स होटल, जिसको आज एस्प्लेनेड मेंशंस भी कहा जाता है, में जाने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए बनाया गया था। इसी वजह से उन्होंने ताजमहल होटल बनाने का फैसला किया। लेकिन इस कहानी को चार्ल्स एलन नामी एक राइटर ने झूठा करार दिया और लिखा कि जमशेद जी इतनी छोटी सी बात को दिल पर नहीं ले सकते थे, बल्कि उनको अपने शहर बम्बे से काफी लगाव था और वह अपने होम टाउन को एक गिफ्ट देना चाहते थे। ताजमहल होटल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि उसके हर रूम से समंदर का नजारा इस तरह दिखाई दे कि ऐसे लगता हो कि होटल समंदर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। दोराबजी टाटा की सरब में टाटा ग्रुप बहुत तेजी से तरक्की करने लगा। 1911 में टाटा पावर के नाम से इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी एस्टेब्लिश कर दी गई, जहां पर नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी और कई बड़ी इंडस्ट्रीज को इसी पावर प्लांट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दी गई। उस वक्त क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रही थी और टाटा ग्रुप इंडिया को किसी सूरत पीछे नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की बुनियाद रखी, ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को अपना पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बनाने में काफी मदद भी की। यहाँ दोराबजी टाटा की जिंदगी को भी फुल स्टॉप लग गया। 1930 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन इन 26 सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर साइंस और कई दीगर चीजों से बनाया था। रैप जी के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारियां उनके एक फैमिली मेंबर जेआरडी टाटा के हाथों में आ गई। जेआरडी टाटा एविएशन में एक्सपीरियंस रखते थे, इसीलिए कंट्रोल संभालते ही उन्होंने इरादा कर लिया कि वह इंडिया को अपनी एयरलाइन देंगे। जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की नींव रखी, जो किसी इनकलाब से कम नहीं था। भारत को अपनी एयरलाइन मिल चुकी थी, जिसकी पहली फ्लाइट को खुद पायलट जेआरडी टाटा ने उड़ाया और इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल पायलट होने का एजाज भी अपने नाम किया। लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया में मौजूद काफी इंडस्ट्रीज को इंडियन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें टाटा एयरलाइन भी थी, और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। अब बारी थी केमिकल इंडस्ट्री की। जेआरडी टाटा ने महसूस किया कि भारत में केमिकल इंडस्ट्रीज तो मौजूद हैं, लेकिन उनको अपने काम पूरे करने के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट केमिकल्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जैसा कि ग्लास, साबुन और सर्फ जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कास्टिक सोडा और सोडा ऐश की जरूरत थी। मगर यह केमिकल्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, उनको दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता। इसी वजह से 1940 में टाटा केमिकल्स के नाम से एक कंपनी खोली गई, जो इंडिया के लिए सारे केमिकल्स खुद प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी ने फर्टिलाइजर और दूसरे सेक्टर्स में इंडिया को ग्रो करने में काफी मदद की। उसके बाद एक बार फिर से जेआरडी टाटा ने ट्रांसपोर्टेशन का रुख किया, ट्रक्स और इंजन्स बनाने वाली एक कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज हम टाटा के नाम से जानते हैं। टाटा मोटर्स कई मॉडल्स की कार्स, ट्रक्स और दूसरी व्हीकल्स बनाता है। टाटा मोटर्स आज भी इंडिया की मोटर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और यहाँ से गाड़ियां साउथ अफ्रीका भी भेजी जाती हैं। उसके बाद 1962 में जब कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज की तरफ दुनिया बढ़ने लगी, टाटा ग्रुप भी पीछे ना रहा। उन्होंने इंडिया की सबसे पहली सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बना दी। 1983 में जेआरडी टाटा ने महसूस किया कि भारत में लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं, इसीलिए टाटा ग्रुप ने चाय की डिमांड पूरा करने के लिए भी कदम उठाया। उन्होंने टाटा टी के नाम से एक कंपनी शुरू की और वह कंपनी दुनिया की चाय बनाने वाली कंपनीज में आज तक एक बड़ा नाम है।